मित्रों, मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जाति का विनाश पुस्तक से जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लिखा है, यद्यपि उनकी बहुत सारी बातें बहुत ही बेहतर हैं, फिर भी ये चूँकि आम जन को इसे पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से उसे बेवकूफ़ बना करके रखा गया है। तो उस सिलसिले में मैं इसका वाचन कर रहा हूँ और इसका 16वां बिंदु में लेता हूँ। व्यवहार में चातुर्य वर्ण को असमाधेय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पुराने लेबलों के साथ चिपका हुआ चतुर्वर्ण अत्यंत घृणास्पद है और मेरा पूरा अस्तित्व इससे विद्रोह करता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि चतुर्वर्ण पर मेरी आपत्ति सिर्फ भावनाओं पर टिकी हुई हो। इसके और भी ज़्यादा ठोस कारण हैं जिन पर मैं इसके प्रति अपनी आपत्ति को आधारित करना चाहता हूँ। इस आदर्श का नज़दीकी से परीक्षण करने के बाद मैं कायल हो चुका हूँ कि सामाजिक संगठन की एक प्रणाली के रूप में चतुर्वर्ण अव्यवहारिक है, नुकसानदेह है और दुखद रूप से विफल सिद्ध हुआ है। व्यवहारिक दृष्टि से चतुर्वर्ण कई ऐसी कठिनाइयों से भरा हुआ है जिन पर ऐसा लगता है कि इसका समर्थन करने वालों ने विचार नहीं किया है। जाति के मूल में जो सिद्धांत है वह चतुर्वर्ण के मूल में स्थित सिद्धांत से बुनियादी रूप से भिन्न है। दोनों सिद्धांत न केवल बुनियादी रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं। इन दोनों में से पहले चतुर्वर्ण गुण पर आधारित है। जो लोग अपने गुणों के आधार पर नहीं बल्कि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है उसके आधार पर ऊंची जगहों पर पदासीन हैं, उन्हें अपना यह स्थान खाली करने के लिए आप कैसे बाध्य कर सकते हैं? जो व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर किसी निम्न हैसियत की जगह पर अवस्थित है उसे उसके गुणों के अनुसार जो हैसियत मिलनी चाहिए वह देने के लिए आप लोगों को कैसे बाध्य कर सकते हैं? इसके लिए आपको जाति प्रथा को तोड़ना ही होगा, तभी आप चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की स्थिति में आ सकते हैं। आप जन्म के आधार पर बनी 4000 जातियों को घटाकर गुण पर आधारित 4 वर्णों में कैसे बांट सकते हैं? यह पहली कठिनाई है जिससे चतुर्वर्ण के समर्थकों को जूझना होगा। एक दूसरी कठिनाई भी है जिससे चतुर्वर्ण के समर्थकों को जूझना होगा। अगर वे चतुर्वर्ण की स्थापना को सफल बनाना चाहते हैं, चतुर्वर्ण की प्रस्तावना यह है कि आप लोगों को 4 निश्चित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। क्या यह संभव है? इस मामले में आप पाएंगे कि चतुर्वर्ण का आदर्श प्लेटो के आदर्श से काफ़ी मिलता जुलता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्यों को स्वभाव के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्लेटो को लगा कि कुछ व्यक्ति सिर्फ भूख द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए उसने उन्हें श्रम और व्यापार करने वाले वर्ग में रखा। दूसरे के बारे में उसे लगा कि भूख के साथ साथ उनमें साहस की प्रवृत्ति भी होती है। उन्हें उसने युद्ध में रक्षक और आंतरिक शांति के अभिभावक का दर्जा दिया। कुछ और लोगों में उसने चीज़ों के पीछे काम कर रहे सार्विक तर्क को समझने की क्षमता देखी। उन्हें उसने लोगों के लिए कानून बनाने वालों के वर्ग में रखा। प्लेटो के रिपब्लिक की जो आलोचना की जाती है वह चातुर्वर्ण व्यवस्था पर भी लागू की जानी चाहिए, जहाँ तक यह मनुष्यों को 4 विशिष्ट वर्गों में सही विभाजित करने की संभावना पर आधारित है। प्लेटो की मुख्य आलोचना यह है कि व्यक्तियों को एक दूसरे से साफ पृथक 4 वर्गों में बांटने का उसका विचार मनुष्य और उसकी शक्तियों के बारे में एक बहुत ही सतही दृष्टिकोण प्रकट करता है। प्लेटो को इस बात की धारणा ही नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। किसी भी व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्तियों से नहीं की जा सकती और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक वर्ग है। प्लेटो ने सक्रिय प्रवृत्तियों की असीमित विविधता और किसी व्यक्ति में कितनी प्रवृत्तियों का समुच्चय हो सकता है यह नहीं पहचाना था। उसकी दृष्टि में व्यक्ति की संरचना में कार्य क्षमताओं या शक्तियों के प्रकार थे। यह सब गलत है। यह दिखाया जाना संभव है कि आधुनिक विज्ञान ने दर्शाया है कि व्यक्तियों को एक दूसरे से साफ पृथक 4 वर्गों में बांटना मनुष्य और उसकी शक्तियों के बारे में एक बहुत ही सतही दृष्टिकोण है जो विचार करने योग्य भी नहीं है।
परिणामस्वरूप व्यक्तियों के गुणों का उपयोग उनके स्तरीयबद्ध वर्गीकरण से संगत नहीं है। चातुर्य वर्ण उसी कारण से विफल होने को बाध्य है जिस कारण से प्लेटो का रिपब्लिक अर्थात मनुष्यों को इस आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता कि का इस वर्ग का है और खा उस वर्ग का है। यह बात कि मनुष्यों को 4 सुनिश्चित वर्गों में बांट पाना असंभव है तथा इस तथ्य से यह बात साबित की जा सकती है कि शुरू के 4 वर्ग अब 4000 जातियों में बदल गए हैं। चतुर्वर्ण की स्थापना के रास्ते में एक तीसरी बाधा भी है। मान लीजिए कि चतुर्वर्ण को स्थापित कर दिया जाता है, मगर आप इसे बनाए कैसे रखेंगे? चतुर्वर्ण की व्यवस्था सफलतापूर्वक चल सके, इसके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कोई दंड विधान निर्मित करना जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह चतुर्वर्ण व्यवस्था को कायम रख सके। चतुर्वर्ण व्यवस्था में हमेशा यह समस्या बनी रहेगी कि कहीं कोई आदमी किसी खास वर्ण में न आ घुसे। जब तक वर्ण क्रम को तोड़ने वालों के लिए दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी, लोग अपने अपने तर्क तक सीमित नहीं रहेंगे। चतुर्वर्ण अपनी आंतरिक अच्छाई के बल पर टिका नहीं रह सकता, इसे कानून के जरिए लागू करना होगा। चतुर्वर्ण के आदर्श को दंड विधान के बिना बनाए नहीं रखा जा सकता। यह साबित होता है कि रामायण की इस कथा से कि राम ने शंभूक की हत्या की थी। कुछ लोग राम को इसके लिए दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने उच्छृंखलता का प्रदर्शन करते हुए और बिना किसी कारण के शंभूक की जान ले ली। लेकिन शंभूक की हत्या के लिए राम को दोषी ठहराना संपूर्ण स्थिति को समझने में विफलता है। राजा होने के नाते राम चतुर्वर्ण से बंधे हुए थे, अतः शंभूक की हत्या करना उनका कर्तव्य था। वह शूद्र था और अपने वर्ग से निकलकर ब्राह्मण बनना चाहता था। यही वजह है कि राम ने शंभूक की हत्या की। लेकिन इससे यह भी सिद्ध होता है कि चतुर्य वर्ण को बनाए रखने के लिए दंड विधान क्यों आवश्यक है। न केवल दंड विधान आवश्यक है बल्कि मृत्युदंड भी आवश्यक है। इसलिए राम ने शंभूक को इससे छोटा दंड नहीं दिया। इसीलिए मनुस्मृति वेद को पढ़ने या सुनने वाले शूद्र के लिए उसकी जीभ काट देने या उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालने जैसी कठोर सजाओं का प्रावधान करती है। चतुर्वर्ण के समर्थकों को यह भरोसा देना होगा कि वे सफलतापूर्वक मनुष्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं और साथ ही 20वीं शताब्दी में आधुनिक समाज को मनुस्मृति दंड विधान का पुनर्लेखन करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि चतुर्वर्ण के समर्थकों ने इस पर विचार नहीं किया है कि उनकी व्यवस्था में स्त्रियों का क्या स्थान होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्गों में विभाजित करना होगा, या उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपने पति के वर्ग को अपना लें। यदि स्त्रियों की हैसियत इससे तय होती है कि किस वर्ग का व्यक्ति उनका पति बनता है, तब चतुर्वर्ण व्यवस्था के पीछे कार्यशील इस सिद्धांत का क्या होगा कि व्यक्ति का वर्ग उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। यदि स्त्रियों का वर्गीकरण उनकी योग्यता के आधार पर होता है तो उनका वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक। अगर इसे नाम मात्र का होना है तो यह बेकार है और तब चातुर्वर्ण के समर्थकों को स्वीकार करना होगा कि उनकी व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होगी। यदि यह वास्तविक है तो चतुर्वर्ण के समर्थक क्या स्त्रियों पर इसे लागू होने के तार्किक परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तब उन्हें स्त्री पुजारी या पुरोहित और स्त्री सैनिक को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा। हिंदू समाज स्त्री शिक्षकों और स्त्री बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो चुका है। वह शराब बनाने वाली और बूचड़ का काम करने वाली स्त्रियों का भी अभ्यस्त हो सकता है। यह कोई साहसी व्यक्ति ही होगा जो कहेगा कि हिंदू समाज स्त्रियों को पुजारी, पुरोहित या सैनिक बनने की इजाज़त दे देगा। लेकिन चतुर्वर्ण के सिद्धांत को स्त्रियों पर लागू किया जाए तो उसका तार्किक परिणाम यही होगा। इन कठिनाइयों को देखते हुए कोई जन्मजात मूर्ख ही चातुर्वर्ण को आज की स्थिति में सफलतापूर्वक लागू करने की आशा कर सकता है और इसमें विश्वास कर सकता है।